Okay, तो आज का हमारा टॉपिक है यूनिसेफ, दैट इज यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। क्लास के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे, वहां से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा इंटरनेशनल हेल्थ वाले चैप्टर का अगला टॉपिक, दैट इज यूनिसेफ। ठीक, अब ना इंटरनेशनल हेल्थ में यूनिसेफ के पहले हमने और भी बहुत सारे टॉपिक किए हैं, जैसे कि हमने इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसीज पढ़ा था। उसके बाद हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था। और उसके अंदर एक अलग से शॉर्ट नोट आता है, कई बार वेरी शॉर्ट नोट भी आता है, दैट इज वर्ल्ड हेल्थ डे, तो वो भी पढ़ा था। ठीक, तो ये सारे टॉपिक्स के वीडियोस आप चैनल की प्लेलिस्ट खोलोगे, तो प्लेलिस्ट में इंटरनेशनल हेल्थ वाली प्लेलिस्ट खोलोगे ना, तो ये सारे टॉपिक्स के वीडियोस इनके इंडिविजुअल नोट्स के साथ आपको मिल जाएंगे। ठीक, तो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, दैट इज इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। और इसी के तहत ना एक हल्का सा शॉर्ट नोट भी कई बार और या वेरी शॉर्ट नोट आ जाता है, गोबी ट्रिपल एफ, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी देखेंगे। ठीक, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज यूनिसेफ। अब सबसे पहली चीज यूनिसेफ के बारे में कि भैया फुल फॉर्म क्या होता है यूनिसेफ का, दैट इज यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। ये तो आपका फुल फॉर्म हो गया। ठीक, अब कब इसकी शुरुआत हुई थी, तो 1946 में इसकी शुरुआत हुई थी। पर याद रखना, जब इसकी शुरुआत हुई थी ना, तो इसका मेन जो काम था ना, वो था जो जहाँ पे युद्ध हो रहे होते हैं, वॉर हो रहे होते हैं, वहां पे अगर बच्चे इफेक्ट होते हैं, तो उन बच्चों को रिहैबिलिटेशन करने के लिए यूनिसेफ का इस्तेमाल होता था। सबसे पहला काम शुरुआत में उसका यही था। ठीक, तो याद रखना कि यूनिसेफ की जब शुरुआत हुई थी, कब शुरुआत हुई थी, 1946 में, तब उसका मेन काम था कि जो वॉर रेवेज कंट्रीज होती हैं ना, वहां पे जो इफेक्टेड चिल्ड्रन होते हैं, उन अफेक्टेड चिल्ड्रन के रिहैबिलिटेशन का काम करना, ये होता था यूनिसेफ का शुरुआती काम। बाद में 1953 में नया नाम भी दिया गया था, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। ठीक, अगर बात करें कि गवर्न करने के लिए, तो करीब 36 नेशंस के एग्जीक्यूटिव बोर्ड इसको गवर्न करते हैं। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। जैसे WHO का हमने देखा था ना कि जेनीवा में था, वैसे ही यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। याद रखना, इसको जेनीवा 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 बोल देते हो, न्यूयॉर्क में है। ठीक, तो ये तो हो गए कुछ पॉइंट। उसके अलावा थोड़े से पॉइंट और, दैट इज एक प्रोग्राम का नाम याद रखना, दैट इज कंट्री हेल्थ प्रोग्राम। इसकी शुरुआत यूनिसेफ के द्वारा की गई थी। मेन इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो बच्चे हैं उनकी जरूरतों पे ध्यान दिया जा सके, जिससे कि देश का विकास हो। सिंपल, कि कंट्री हेल्थ प्रोग्राम का मेन मोटो क्या है कि चिल्ड्रंस की नीड को मीट करना, जिससे कि कंट्री का डेवलपमेंट हो सके। ठीक, उसके अलावा एक और चीज, एक एटलीस्ट वर्ड याद रखना, डेट इज डिजास्टर बॉर्डर क्लस्टर सर्जरी। इसको भी यूनिसेफ सपोर्ट करता है। इस पे MCQ आता है, इसलिए इसको डाल दिया। ठीक, अब ना कुछ चीजें जो हम भूल जाते हैं या याद नहीं रहती, उनको याद करने का तरीका, दैट इज पहला तो 1946 में यूनिसेफ आया था, ये चीज। और दूसरा, न्यूयॉर्क जो है, ये इसका हेडक्वार्टर है यूनिसेफ का। तो कैसे याद करेंगे मैं बताता हूँ, देखो, UNICEF, यूनिसेफ। तो यूनिसेफ अगर तुम देखो तो कितने अल्फाबेट से बना है, 6 अल्फाबेट से। तो दैट इज 1946, ऐसे याद हो जाएगा। यूनिसेफ 1946 में आया था। उसके अलावा यूनिसेफ में ही देखो कितना बड़ा एन है ना, तो एन फॉर न्यूयॉर्क। तो ऐसे याद कर सकते हो कि यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, और यूनिसेफ एस्टेब्लिश हुआ था 1946 में। 6 अल्फाबेट है ना, तो 6 में। ठीक, तो ये दो चीजें तो याद रखना। उसके बाद हम बात करेंगे कि भाई यूनिसेफ इंडिया मुख्यतः किस रीजन में आता है यूनिसेफ के, तो इंडिया जो है वो साउथ सेंट्रल एशिया रीजन में आता है। उसके अलावा इंडिया के अलावा अफगानिस्तान है, श्रीलंका है, नेपाल है, मालदीव्स है, मंगोलिया, बहुत सारे देश हैं। पर इंडिया की बात करोगे अगर,
ये आपसे सवाल पूछा कि कौन से रीजन में यूनिसेफ के, तो साउथ सेंट्रल एशिया रीजन में, ठीक। याद है वहां पे हमने डब्ल्यूएचओ में पढ़ा था, तो वो साउथ ईस्ट एशिया रीजन था, यहाँ पे साउथ सेंट्रल एशिया रीजन है। डब्ल्यूएचओ साउथ ईस्ट एशिया रीजन और यूनिसेफ साउथ सेंट्रल एशिया रीजन, ठीक। अब ना यहाँ पे एक और चीज याद रखना, यूनिसेफ में जो बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल हेल्थ में, इसका लोगो, लोगो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके लोगो में पिक्यूलियर चीज क्या है, इसके लोगो में पिक्यूलियर चीज है, देखो तुमको छोटा सा बच्चा दिख रहा है ना, बस बच्चा यानी चाइल्ड। तो चाइल्ड, यूनिसेफ का तो मेन काम ही चाइल्ड के लिए है ना, तो यूनिसेफ के लोगो में चाइल्ड तो होगा ही होगा। तो ऐसे भी याद रखना इसके लोगो को, ठीक। तो ये तो हमने देख लिया। अब मेन काम देखते हैं, दैट इज यूनिसेफ क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है, मेन काम क्या है यूनिसेफ के। पहले तो बच्चों के स्वास्थ्य पे ध्यान देना, बच्चों के न्यूट्रिशन पे ध्यान देना, चाइल्ड एंड फैमिली वेलफेयर से रिलेटेड काम करता है, उसके अलावा एजुकेशन से रिलेटेड भी काम करता है। इन सर्विसेज के अलावा गोबी ट्रिपल एफ कैंपेन, ये भी यूनिसेफ का बहुत इंपॉर्टेंट कैंपेन है, ये भी हम देखेंगे। तो अभी के लिए सिर्फ कि भैया सर्विसेज कौन कौन से प्रोवाइड कर रहा है, तो यार देखो यूनिसेफ में ही देखो, ये यूनिसेफ का जो सी है, सी से क्या हो जाएगा, चाइल्ड। तो चाइल्ड वाली सारी चीजें, चाइल्ड की हेल्थ पे ध्यान देना है, चाइल्ड के न्यूट्रिशन पे ध्यान देना है, चाइल्ड एंड फैमिली वेलफेयर है, और उसके अलावा एजुकेशन तो है ही, माँ और बच्चे दोनों की है, लेकिन एजुकेशन भी है, ठीक। तो ये हो गई सर्विसेज, सर्विसेज यूनिसेफ की है तो चाइल्ड से रिलेटेड ही होगा, तो चाइल्ड की हेल्थ, चाइल्ड का न्यूट्रिशन, चाइल्ड एंड फैमिली वेलफेयर और एजुकेशन, उसके अलावा गोबी ट्रिपल एफ कैंपेन, समझेंगे इसको हम क्या होता है, ठीक। सबसे पहली चीज, जो हमारे वो चाइल्ड वाले चार थे वो देख लेते हैं। तो यूनिसेफ की सर्विसेज के तहत, तो चाइल्ड हेल्थ से रिलेटेड ना बहुत सारे काम करता है यूनिसेफ, लेकिन चाइल्ड हेल्थ से रिलेटेड सबसे पहली चीज आपके जहन में क्या आती है, यार इम्यूनाइजेशन, टीकाकरण। तो इम्यूनाइजेशन की सर्विसेज बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है, उसमें उसमें भी प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन पे बहुत ज्यादा ध्यान देता है यूनिसेफ, ठीक। उसके अलावा प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड कराता है मदर्स एंड चिल्ड्रन को, ठीक। तो ये तो हो गया चाइल्ड हेल्थ से। फिर आता है चाइल्ड न्यूट्रिशन। अब चाइल्ड न्यूट्रिशन के लिए ना यूनिसेफ जो है वो अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम चलाता है। अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम के तहत एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना कि FAO, याद है हमने इसको पढ़ा था इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसीज में, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उसके साथ कोलैबोरेशन में मिलके इसने डेवलप किया है लो कॉस्ट प्रोटीन रिच फूड, ठीक। तो अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम के तहत FAO के साथ मिलकर इसने लो कॉस्ट प्रोटीन रिच फूड डेवलप किया। उसके अलावा चाइल्ड के न्यूट्रिशन से रिलेटेड और भी कई इंटरवेंशन करता है, जैसे कि कई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीजेस के अगेंस्ट इंटरवेंशन प्रोवाइड कराता है, जैसे कि ज़ेरोथेल्मिया के अगेंस्ट, गॉइटर के अगेंस्ट, न्यूट्रिशन एनीमिया के अगेंस्ट, गॉइटर में भी अब इंटरनेशनल डिसऑर्डर्स बोलते हैं ना कि भैया जो गॉइटर है वो आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स के स्पेक्ट्रम में आता है, तो गॉइटर की जगह आजकल जो यूज करते हैं दैट इज आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स, तो इसको भी याद रखना। अब वो हमने हालांकि ये न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में पूरा का पूरा डिस्कस किया है, आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, और न्यूट्रिशनल एनीमिया पे भी अलग से वीडियो है, और जेरोथेल्मिया पे भी अलग से वीडियो है। तो चाहो तो आप न्यूट्रिशन वाली प्लेलिस्ट खोलोगे तो ये सारे वीडियोस आपको न्यूट्रिशनल हेल्थ प्रॉब्लम्स के तहत मिल जाएंगे, ठीक। अब हमने पहली सर्विस देख ली बच्चे से रिलेटेड यूनिसेफ की, चाइल्ड हेल्थ, उसमें इम्यूनाइजेशन देख लिया, प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड करा दिया बच्चे और माँ को। सेकंड सर्विस देख ली कि बच्चे की न्यूट्रिशन से रिलेटेड काम करना, उसके तहत हमने देख लिया कि भैया अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम चलाता है यूनिसेफ, और यूनिसेफ FAO दैट इज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके लो कॉस्ट प्रोटीन रिच फूड बनाता है। उसके अलावा जो अलग अलग न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीजेज हैं उनके अगेंस्ट भी इंटरवेंशन प्रोवाइड कराता है। दूसरी सर्विस, यूनिसेफ की तीसरी सर्विस के तहत आते हैं चाइल्ड एंड फैमिली वेलफेयर सर्विसेज। इसके तहत पेरेंट्स को एजुकेट करना, डे केयर सेंटर्स खोलना, वुमेन्स क्लब खोलना, उसके अलावा होम इकोनॉमिक एक्सटेंशन प्रोग्राम, ये एटलीस्ट इसका नाम याद रखना इस प्रोग्राम का, होम इकोनॉमिक एक्सटेंशन प्रोग्राम, ये भी चाइल्ड वेलफेयर सर्विसेज के तहत ही देता है।
पेरेंट्स को एजुकेशन देना मतलब देखो यार, माता पिता बच्चा पैदा हो जाता है उसके बाद कैसे कैसे बच्चे का ध्यान रखना है, पेरेंटिंग से रिलेटेड सारी जानकारी, एजुकेशन प्रोवाइड करना, ये काम भी यूनिसेफ करता है। उसके अलावा बहुत सारे डे केयर सेंटर्स में भी सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। ठीक है, उसके अलावा वुमेन्स क्लब बहुत सारे खोल के रखे हैं जिससे कि वुमेन हेल्थ पे, वुमेन की लिटरेसी पे और बाकी चीजों पे ध्यान दे सके। और डे केयर सेंटर्स की भैया वर्किंग वुमेन्स हैं अगर, और बच्चों का ख्याल भी रखवाना है तो डे केयर सेंटर्स करके बच्चों का भी ख्याल रख सकते हैं। ठीक, तो चाइल्ड वेलफेयर सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिसेफ की। और तीसरे नंबर पे आता है एजुकेशन। तो एजुकेशन ना दोनों ही को देंगे, माँ और बच्चे को। तो फॉर्मल एजुकेशन और नॉन फॉर्मल एजुकेशन, याद है हमने आंगनवाड़ी में पढ़ाई भी थी नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो आप चाहो तो आईसीडीएस वाला वीडियो या फिर हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम वाला वीडियो देखोगे तो वहां पे हमने आंगनवाड़ी सेंटर्स डिस्कस किए हैं। वहां पे हमने बताया है कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन या प्री स्कूल एजुकेशन क्या होती है, मतलब खेल खेल में जो बच्चों को सिखाते हैं ना, वो होती है। तो फॉर्मल और नॉन फॉर्मल एजुकेशन से रिलेटेड सर्विसेज भी यूनिसेफ प्रोवाइड कराता है। देखो हर जगह बच्चा ही चल रहा है, ये जो यूनिसेफ के लोगो में बच्चा है ना, ये हमने ऐसे याद किया, तो यूनिसेफ का लोगो और उसकी सर्विसेज से बच्चे से रिलेटेड ही, चाइल्ड की हेल्थ, चाइल्ड का न्यूट्रिशन, चाइल्ड एंड फैमिली वेलफेयर, और चाइल्ड है तो भैया पढ़ना तो पड़ेगा ही, एजुकेशन। ठीक, तो ये हो गई कुछ सर्विसेज जो यूनिसेफ प्रोवाइड कराता है। उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट यूनिसेफ की गोभी ट्रिपल एफ कैंपेन। कई बार ना आप सिर्फ गोभी कैंपेन लिख के भूल जाते हो, भाई ये जो नई चीज ऐड हुई है ट्रिपल एफ कैंपेन, इसको भी याद रखना है, गोभी ट्रिपल एफ कैंपेन। अब ये गोभी ट्रिपल एफ कैंपेन में क्या क्या चीज आएंगी, सब कुछ देखो बच्चे से रिलेटेड ही है। ठीक है, सबसे पहली चीज, अब यूनिसेफ का है तो बच्चे से रिलेटेड ही होगा, तो सबसे पहली चीज गोभी का जी काय का है। जी है फॉर ग्रोथ चार्ट्स। चाइल्ड की ग्रोथ और डेवलपमेंट को मॉनिटर करने के लिए हम ग्रोथ चार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, है ना। ये भी हमने इस पे अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहो तो जाके देख सकते हो, ये होते हैं आपके ग्रोथ चार्ट्स। ठीक, तो ये हमने शायद प्रिवेंटिव मेडिसिन इन ऑब्स्टेट्रिक पीडियाट्रिक्स एंड जेरियाट्रिक्स वाले चैप्टर में डिस्कस किया है। आप जब उसकी प्लेलिस्ट खोलोगे तो अलग से आपको इसका वीडियो मिल जाएगा। ठीक, उसके बाद ओ फॉर ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी हम यूज करते हैं डिहाइड्रेशन को ट्रीट करने के लिए, और उसके लिए क्या यूज करते हैं हम, ओ आर एस। याद रखना, ये जो ओ आर एस है इसका फुल फॉर्म क्या है, ओरल रिहाइड्रेशन, एस फॉर सॉल्ट, सॉल्यूशन नहीं बोलना। कई बार वाइवा में आपसे पूछते हैं कि भैया ये जो पैकेट है इसमें ओआरएस का फुल फॉर्म बताओ, वो तो हम सॉल्यूशन बनाते हैं ना इस पाउडर को मिला के। तो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी के लिए। उसके बाद बी फॉर ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करना। उसके बाद आई फॉर इम्यूनाइजेशन करना, अलग अलग वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज जैसे मीजल्स, डिप्थीरिया, पोलियो, पर्टूसिस, टिटनस, टीबी, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के तहत हम करते हैं ना कि भैया अलग अलग बीमारियों से बचाव के लिए। इनफैक्ट आजकल इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष भी चल रहा है, वो भी उसी के लिए है कि भैया बच्चों का टीकाकरण हो सके। उसके पहले हमने बी से क्या पढ़ा था, बेस्ट ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करना। उसके बाद हमने ओ से क्या पढ़ा था, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी से डिहाइड्रेशन को ट्रीट करना। और जी से क्या पढ़ा था, रूट चार्ट्स का इस्तेमाल करना, जिससे कि बच्चे पे ध्यान दे सके कि उसकी ग्रोथ अच्छे से हो रही है कि नहीं, डेवलपमेंट अच्छे से हो रहा है कि नहीं, उसको मॉनिटर करना। ठीक, तो ये तो हो गया गोभी। अभी जो ट्रिपल एफ है इसमें क्या है, एफ, पहले एफ से है फैमिली स्पेसिंग, दूसरे एफ से है फूड सप्लीमेंट, और तीसरे एफ से है फीमेल एजुकेशन। इन तीनों से ही ना बच्चे की हेल्थ अच्छी होगी। देखो फैमिली स्पेसिंग, फैमिली स्पेसिंग का बच्चा मतलब क्या है कि भैया दो बच्चों के बीच में आपने कितने साल का गैप रखा है, 2 से 3 साल का तो होना चाहिए। ठीक, ऐसा अगर करोगे तो ऐसा देखा गया है इन्फेंट मोर्टेलिटी भी काफी कम हो जाती है इससे, बच्चे की ग्रोथ बहुत अच्छे से होती है, बच्चा कुपोषण की तरफ नहीं जाता, बहुत सारी फायदे हैं फैमिली स्पेसिंग के। तो पहला फैमिली स्पेसिंग, सब कुछ बच्चे से रिलेटेड है। दूसरा फूड सप्लीमेंट्स, फूड सप्लीमेंट्स हम बहुत सारी जगह देखा है, जैसे कि हमने आईसीडीएस के तहत भी देखा था, आंगनवाड़ी सेंटर में भी फूड सप्लीमेंट एक उसका सर्विसेज होती है।
तो फूड सप्लीमेंट प्रोवाइड किया जाता है, इससे भी बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छा होगा। उसके अलावा फीमेल एजुकेशन भाई साहब, फीमेल एजुकेशन या फीमेल लिटरेसी पे जितना ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, बच्चे की हेल्थ उतनी ही अच्छी होगी। ये केरला में हमने काफ़ी सालों तक देखा भी था कि वहाँ पे फीमेल लिटरेसी बहुत अच्छी थी, इसलिए इन्फैंट मोर्टेलिटी वगैरह, नियोनेटल मोर्टेलिटी वगैरह बहुत कम थी। ठीक है? देखो माँ अगर पढ़ी-लिखी होंगी, माँ अगर ज़्यादा समझदार होंगी, पढ़ी-लिखी होंगी, तो वो ज़्यादा अच्छे से ध्यान रख पाती हैं बच्चों का। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर माएँ पढ़ी नहीं हैं, तो वो अच्छे से ध्यान नहीं रखती हैं, बिल्कुल रखती हैं, लेकिन जो पढ़ी-लिखी माएँ होती हैं, वो और ध्यान रखती हैं और ज़्यादा कोशिश करती हैं क्योंकि उनको थोड़ा-सा नॉलेज होता है ना, तो फीमेल लिटरेसी से या फीमेल एजुकेशन से भी बच्चे की हेल्थ बहुत अच्छी होती है, तो इस पे भी ध्यान देना है। ठीक? तो ये है आपका गोबी ट्रिपल एफ कैंपेन। सारे पॉइंट्स देखो बच्चे से रिलेटेड ही हैं कि भैया बच्चे के ग्रोथ पे ध्यान देना, ग्रोथ चार्ट के थ्रू बच्चे का डिहाइड्रेशन वगैरह ना हो इसलिए ओरल डिहाइड्रेशन थेरेपी देना, बच्चे का कुपोषण की तरफ ना जाए, बच्चे की हेल्थ अच्छी लगे रहे इसीलिए ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करना, बच्चे को वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज से बचाना है तो इम्यूनाइज करना, 2 बच्चों के बीच में गैप रहेगा तो बच्चे कुपोषण की तरफ नहीं जाएँगे, हेल्दी रहेंगे। फिर बच्चों को फूड सप्लीमेंट्स वगैरह प्रोवाइड कराना कि भई उनकी हेल्थ अच्छी हो, न्यूट्रिशनल लेवल अच्छा हो, न्यूट्रिशन स्टेटस अच्छा हो। उसके अलावा फीमेल एजुकेशन पे ध्यान देना क्योंकि अगर माएँ जो हैं वो पढ़ी-लिखी होंगी तो ज़्यादा बेहतर तरीके से बच्चे का ख्याल रख सकती हैं। सभी कुछ बच्चे से रिलेटेड, ठीक? अब ना यहाँ पे होता क्या है कि गोबी ट्रिपल एफ कैंपेन में आप ये 4 चीज़ तो याद कर लेते हो क्योंकि GOBI तीनों बच्चे से लेते हैं, ग्रोथ चार्ट, ओरल रीहाइड्रेशन थेरेपी, ब्रेस्ट फीडिंग और इम्यूनाइजेशन। आपको जो याद नहीं आता ना वो एफ से ये जो 3 चीज़ें हैं इसमें कन्फ्यूज़ होते हो। तो भई इसको कैसे याद रखेंगे? कि भाई 3 जो एफ हैं, एफ, एफ, एफ इससे क्या है? देखो, मैं जैसे याद करता था वो बता देता हूँ। मुझे ना एफ से तो एक ही शब्द याद आता है वो है फीमेल। आप लोग भी कई बार फीमेल एजुकेशन, फीमेल फूड सप्लीमेंट्स, फीमेल स्पेसिंग ऐसे मत करना। लेकिन ना मैं बता दे रहा हूँ कैसे। फीमेल याद आता है अपन को ट्रिपल एफ से और फीमेल्स के लिए ना मुझे तो सबसे पहले याद आती हैं माँ। मॉम, हम सबको ज़्यादातर लोगों को हमको फीमेल के नाम पे सबसे पहले मम्मी की याद आती है, माँ। तो माँ से रिलेटेड ही मुझे सब कुछ देखो, माँ हमको पैदा करती हैं, ठीक है? माँ ही हैं जो हमको खिलाती हैं। माँ के हाथ की दाल-चावल यार, दाल-चावल और आम का अचार माँ के हाथ से खाते थे, उससे टेस्टी कुछ नहीं है। और माँ ही हमको पढ़ाती हैं। जितने प्यार से दिन में वो ना दाल-चावल खिलाते थे, वो प्यार खत्म हो जाता था रात में उन्हीं हाथों से जो सुताई कर के पढ़ाती थी ना जब हम होमवर्क नहीं करते थे। तो ये तीनों चीज़ों में माँ ही याद आ जाती हैं। देखो, माँ हमको पैदा करती हैं, माँ हमको अपने हाथों से खाना खिलाती हैं और माँ अपने हाथों से ही सूट-सूट के पढ़ाती भी थी। उसी वजह से आज हम यहाँ हैं। ठीक? तो ये 3 चीज़ें याद हैं माँ से। माँ पैदा करती हैं से फैमिली स्पेसिंग भाई मैं तो देखो सेकंड बॉर्न हूँ। पहले मेरे भैया हैं, 2 साल का डिफरेंस है हम दोनों के बीच में। तो पैदा करती हैं तो मुझे पता है कि भैया मैं सेकंड नंबर पे पैदा हुआ था, तो फैमिली स्पेसिंग। खिलाती हैं, तो खिलाती हैं से फूड, तो फूड से हो जाएगा फूड सप्लीमेंट्स और पढ़ाती हैं से एजुकेशन, तो फीमेल एजुकेशन। तो ये 3 चीज़ ऐसे आप याद कर सकते हो कि माँ माँ पैदा करती हैं, खिलाती हैं, पढ़ाती हैं, पैदा करती हैं से फैमिली स्पेसिंग, खिलाती हैं से फूड, तो फूड सप्लीमेंट और पढ़ाती हैं से एजुकेशन, तो फीमेल एजुकेशन। तो ऐसे याद कर सकते हो आप ये तीनों चीज़ें भी, ठीक? तो इतनी चीज़ें हैं जो आप यूनिसेफ के तहत याद रखनी चाहिए। अब ना अगर मैं बात करूँ सवाल की तो भाई साहब सवाल में ना सबसे पहला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार क्वेश्चन है ये। डब्ल्यूएचओ के बाद अगर किसी को इंटरनेशनल हेल्थ में कुछ पूछना पड़ होगा ना तो वो यूनिसेफ ही पूछेगा। तो इस पे सीधा सीधा शॉर्ट नोट आ जाता है यूनिसेफ पे।
उसके अलावा कईयों बार मैंने देख लिया है कि वेरी शॉर्ट नोट आ जाता है आपको गोबी ट्रिपल एफ कैंपेन पे। तो इसको भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थ्योरी के लिए तो भाई साहब स्टार क्वेश्चन है, यूनिसेफ छोड़ना ही नहीं है। ठीक। उसके बाद अगर मैं बात करूं वाइवा की, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो वही होता है कि भाई यूनिसेफ का फुल फॉर्म बता दो। लोग वही नहीं बता पाते हो यार, ऐसी गलती मत करना प्लीज। यूनिसेफ का फुल फॉर्म तो पता ही होना चाहिए। उसके बाद सेकंड पॉइंट जो वाइवा में बहुत इंपॉर्टेंट है वो है इसका कि भैया हेड क्वार्टर कहाँ है यूनिसेफ का। तो न्यूयॉर्क में है। ठीक। उसके बाद ना और चीज जो वाइवा में पूछी जाती है वो है इसकी सर्विसेज। और सर्विसेज में भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो पूछी जाती है वो है गोबी ट्रिपल एफ। तो भाई आपको गोबी ट्रिपल एफ वाइवा में बताते आना चाहिए कि गोबी ट्रिपल एफ का फुल फॉर्म क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है वाइवा के लिए। ठीक। उसके बाद बात करें अगर एमसीक्यूज की, तो जितने भी अंडरलाइन पार्ट मिलेंगे हमारी नोट्स और स्लाइड्स में वो सभी एग्जाम में पूछे गए एमसीक्यूज हैं। तो देखो, एक एमसीक्यू तो यही मिला था मुझे कि भैया हेडक्वार्टर कहाँ है यूनिसेफ का। उसके अलावा एक एमसीक्यू ये भी मिला था, कंट्री हेल्थ प्रोग्राम किसके अंडर में है, तो यूनिसेफ के। इसका जो लोगो है ना, इस पे इमेज बेस्ड क्वेश्चन का एमसीक्यू आपको आ सकता है। तो याद रखना, बच्चे से आपको याद आ जाएगा यूनिसेफ का है। इनफैक्ट इसका जो लोगो है आपको स्पोर्ट्स में भी पूछा जाता है। रख देते हैं ये लोगो और बोल देते हैं, पहला क्वेश्चन होता है आइडेंटिफाई द स्पॉट, और दूसरा क्वेश्चन कई बार यही होता है कि भैया गोबी ट्रिपल एफ का फुल फॉर्म बताओ। तो स्पोर्ट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक। उसके बाद एमसीक्यू में इसकी सर्विसेज पूछ ली जाती हैं। तो एमसीक्यू के लिए भी इसकी सर्विसेज इंक्लूडिंग गोबी कैंपेन याद रखना। और ना गोबी कैंपेन भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए कि इसके फुल फॉर्म पूछ लिए जाते हैं। और ओआरएस पे भी एमसीक्यू आया है गोबी ट्रिपल एफ कैंपेन के तहत। तो इसको तो याद ही रखना, एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गोबी ट्रिपल एफ कैंपेन। ठीक। तो इतनी चीजें हैं जो आपको यूनिसेफ या फिर यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड के तहत पता ही होनी चाहिए। थैंक यू।